नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उच्चावच के बारे में। आखिर उच्चावच क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से उच्चावच से ज़्यादा प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बताएंगे। इसके पीछे कुछ डायग्राम वगैरह बने हुए हैं और मानचित्र के जरिए मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर उच्चावच क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उच्चावच क्या है, और महासागरीय उच्चावच, क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जा करके देखिएगा महासागरीय उच्चावच के बारे में, अर्थात महासागरों के नितल पर उच्चावच जो होते हैं उनके बारे में मैंने वीडियो बना रखी, लेकिन आप उसको जा करके देख लीजिएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी जानकारी हम उसके बारे में भी आपको इसमें देंगे। तो उच्चावच क्या होता है? दरअसल महाद्वीपों के ऊपर ऊंचाई और निचाई वाले भूखंडों से बनने वाले जो प्रतिरूप बनते हैं उनको हम उच्चावच कहते हैं। अर्थात कुछ चीज़ें ऊंची हैं, कुछ नीचा है, उनसे एक पैटर्न बना, उस पैटर्न को हम बोलते हैं उच्चावच। तो आखिर वो कैसे बनते हैं इसकी बात हम करेंगे। लेकिन चूंकि मैं बता दूं कि आपकी परीक्षा में जैसे जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक मैं बता दूं, एक नॉर्मल का प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि कौन प्राथमिक उच्चावच है, कौन द्वितीयक उच्चावच है, कौन तृतीयक उच्चावच है। तो पहले मैं उनको बता दूं कि कौन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक है, फिर हम आगे आपको डीप में आपको चीज़ें बताएंगे। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है? जैसे मैं बताऊँ कि आप जब किसी मानचित्र को देखते हैं, मतलब आप ग्लोब को देखते हैं, जब आप ग्लोब को देखते हैं या कहीं आप पृथ्वी को देखते हैं तो आपको उसमें क्या दिखता है? सबसे पहले जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो आपको दिखते हैं महाद्वीप और महासागर दिखते हैं। तो जो सबसे पहले पृथ्वी पर जब आप देखेंगे तो आपको जो चीज़ें दिखेंगी उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उच्चावच। क्या बोलेंगे? प्राथमिक उच्चावच। प्राथमिक उच्चावच का मतलब ये है कि हमें जो सबसे पहले दिखे, सबसे पहले क्या दिखता है? महाद्वीप दिखते हैं और महासागर दिखते हैं। तो परीक्षा का प्रश्न पहले नंबर पर यह कि प्राथमिक उच्चावच कौन है? तो प्राथमिक उच्चावच महासागर है और महाद्वीप है। ये देखिए मैंने एक ग्लोब के जैसा बना दिया है, ये पृथ्वी है जिसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपको तो क्या दिखेगा? आपको दिखेगा महाद्वीप, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और महासागर। महासागरों में जब आप देखेंगे तो अब इधर आप देखिए तो पैसिफिक, इधर आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन है, दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सब क्या है? सब प्राथमिक उच्चावच हैं। अब जब आप और जूम कीजिए, मतलब और जब डीप में और जब गहन रूप से आप किसी महाद्वीप को उठाएंगे और जब उसको देखेंगे तब आपको क्या दिखेगा? अब महाद्वीप को सिर्फ देखिए, सिर्फ एक महाद्वीप को लीजिए, मैंने मान लीजिए दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका मैंने इधर बता दिया है। अब सिर्फ इसको देखिए तो आपको क्या दिखेगा? आप जब सिर्फ महाद्वीप को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसमें पर्वत दिखेंगे, उसमें पठार दिखेंगे, उसमें क्या दिखेंगे? उसमें आपको दिखेंगे मैदान दिखेंगे। तो ये सब कैसे हैं? ये सब द्वितीयक उच्चावच हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, हल्की से भी चेंज होगी। प्राथमिक उच्चावच महासागर और महाद्वीप। द्वितीयक उच्चावच जब हम किसी महाद्वीप को देखते हैं तो उसमें जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जैसे कोई पर्वत है, पर्वत में जैसे एंडीज ले लीजिए, मैदान ले लीजिए, मैदान में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे मैदान दिखेंगे, पंपाज हो गया, लानोज हो गया, ये सब सारे जो मैदान वगैरह देखते हैं दक्षिण अमेरिका में, उनको ले लीजिए। और तीसरे नंबर पर मैंने बताया पठार ले लीजिए, पठार जैसे पैटागोनिया का पठार ले लीजिए, या और भी कई सारे पठार, यहाँ पर ब्राज़ीलियन पठार है उसको ले लीजिए। तो ये सारे पठार आप देख सकते हैं। ये सब कैसे हैं? ये सब द्वितीयक उच्चावच हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक उच्चावच तो आपको समझ में आ गया। अब हम तृतीयक उच्चावच की ओर आते हैं। तृतीयक उच्चावच का मतलब है कि जो इन दोनों की, अर्थात जो प्राथमिक और द्वितीयक, जो मैंने बताया द्वितीयक की क्रिया के फलस्वरूप बने, उनको हम तृतीयक उच्चावच कहते हैं। तो तृतीयक में जैसे मान लीजिए जैसे नदी है, तो नदी बहती है, तो नदी के द्वारा जो लाए गए अवसादों के जरिए जो एक मैदान बनता है, इसको हम जलोढ़ का मैदान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर भारत का मैदान आप देखेंगे, जब हिमालय की फुटहिल्स में जो आपको चीज़ें दिखती हैं, मैदान आपको दिखता है, तो कैसा है? वो एक जलोढ़ का मैदान है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। जो उत्तर भारत की बेल्ट है ये पूरी के जलोढ़ के मैदान की बेल्ट है। ये कैसी? ये एक तृतीयक उच्चावच है, रिलीफ बोलते हैं उच्चावच को। तो ये क्या तृतीयक उच्चावच में आएगा? तो तृतीयक उच्चावच में जलोढ़ के मैदान और नदियों के द्वारा बनाएगी, और जो नदियाँ अपने डिपोजिट वगैरह लेकर के आती उनमें जब आप देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या? किसी नदियों के द्वारा लाई गई किसी पर्वत के क्षेत्र में जब देखेंगे तो नदियाँ वहाँ से जो मलबा वगैरह ले करके आई, मलबा को ला करके जब उन्होंने कहीं पे ले जा करके डिपॉजिट कर दिया, तो वहाँ पर जो क्षेत्र में डिपॉजिट किया तो उस क्षेत्र को हम डेल्टा बोलते हैं। वहाँ पर देखिए मिट्टी वगैरह खूब फैली रहती है, तो उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। तो वो हो गया, क्या हो गया? वो हो गया डेल्टा। तो डेल्टा कैसा है? तृतीयक उच्चावच है। प्राथमिक उच्चावच मैंने बताया, प्राथमिक उच्चावच वो उच्चावच जो किसी जब पृथ्वी को देखने पर जब प्राथमिक रूप से जो चीज़ें दिखती हैं उनको प्राथमिक उच्चावच कहते हैं, जिसमें से महासागर और महाद्वीप आते हैं। द्वितीयक उच्चावच में जब हम देखेंगे तो पर्वत आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, मैदान आ जाएंगे।
तो ये सब कैसे हैं, सब द्वितीयक उच्चावच हैं। और भ्रंश कगार वगैरह भी आ जाएंगे, जो कगार वगैरह होती हैं, जो माउंटेन मैंने बता दिया तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। और तृतीयक उच्चावच में जैसे कोई डेल्टा का क्षेत्र, यहाँ पर जैसे मैंने बताया पराना पराग्वे नदी का डेल्टा, यहाँ पर जो रियो दी ला प्लाटा जिसको बोलते हैं, जब मकापा के पास जो ये अमेजन नदी का डेल्टा, ये सारी चीज़ें जो हो गई, इनको आप जान रहे हैं, ये सब क्या हो गए, इनको हम बोलेंगे ये जो पोर्शन हो गया रियो दी ला प्लाटा के आसपास का क्षेत्र, इसको हम बोल दिए ये क्या हो गया, ये तृतीयक उच्चावच हो गया। द्वितीयक उच्चावच में ये एंडीज पर्वत श्रेणी हो गई, और इसके नीचे जैसे पैटागोनिया का पठार हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो किस में हो गई, ये सब चीज़ें हो गई द्वितीयक उच्चावच में, प्राथमिक जो मैंने बताया। अब चूंकि मैंने बताया है चीज़ें, मैंने बताया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उच्चावच आप समझ चुके, लेकिन अब जब आप इनको देखेंगे तो ऊंचाई के आधार पर आपको कौन कौन सी कैसे कैसे चीज़ें मिलेंगी, और सब कुछ एक क्रम अनुसार है, क्रमानुसार आपको मिलेगा, सीक्वेंस वाइज मिलेगा। जब आप देखेंगे तो इसमें जब आप देखें तो मान लीजिए कुछ चीज़ें पर्वतों पर अर्थात एक तो स्थल खंड पे होती हैं, कई सारे उच्चावच आपको समुद्र की गहराइयों में भी देखने को मिलते हैं। समुद्र की गहराइयों में क्या क्या होता है उसको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि मैं पहले आपको धरातल के ऊपर अर्थात कहें कि स्थल खंड के ऊपर के उच्चावचों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्वत से। तो इधर डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं आपको रफली एक डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे ये हो गया पर्वत, एक पर्वत की ऊंचाई है, पर्वत के नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक कोई पठारी क्षेत्र। पठार वो होता है जिसका शिखर जो हो वो फ्लैट हो, मतलब कि एक समतल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पठार हो गया, और जिसका शिखर शंक्वाकार हो, जो उसको हम बोलते हैं पर्वत है। और उसके नीचे जब आप देखेंगे तो आपको पठार दिखेगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है। पर्वत के नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मतलब निचाई का मतलब उसके हाइट के हिसाब से उससे नीचे क्या होते हैं, पठार होते हैं। पठारों वगैरह से भी क्या होते हैं, जब उससे नीचे जब आप देखेंगे तो आपको मैदानी क्षेत्र दिखते हैं। क्या दिखते हैं, मैदानी क्षेत्र। जैसे ये मैदान आप देख लीजिए, क्या मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों में भी आप देखेंगे नदियाँ वगैरह निकलती हैं, जैसी सिचुएशन बनती है तो यह मान लीजिए कोई नदी पर्वतीय क्षेत्रों से भी निकलती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों से पठारों से भी निकलती है, तो सीधे से ला करके कहीं अपने जो मलबा वगैरह उनका होता है तो कहीं पर डिपॉजिट कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है, डेल्टा बनता है। अब ऊंचाई के हिसाब से जब आप देखेंगे तो मैदान करीब 150 मीटर के आसपास होते हैं, और उसके हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 150 मीटर ही ऊंचाई पर, और भी ऊंचाई पर दिख जाएंगे। उत्तराखंड के क्षेत्र में ले लीजिए, या आप यहाँ पर जो मैंने बताया है ये एरिया भी ले लीजिए, यहाँ पर भी आपको ऊंचाई पर, आपको एंडीज के ऊंचाई पर भी आपको मैदान दिख जाएंगे। तो मैदानों की प्रकृति भी अलग अलग जगह पर होती है, लेकिन जो नॉर्मल में चीज़ें जो हम देखते हैं मैदानी भाग, तो उनको हम 150 मीटर के आसपास से आकलन करते हैं। पठार हमने 600 मीटर के आसपास ले लिया, जिसकी हाइट कितनी है, 600 मीटर। 600 मीटर। और ये जो ऊंचाई हम ले रहे हैं एक समुद्र के तल के बराबर ले रहे हैं। लेवल में जब देखेंगे समुद्र का जो सी लेवल होता है, उसे सी लेवल से इसकी ऊंचाई मापी जाती है। आप किसी शहर को ले लीजिए, आप मान लीजिए जहाँ पर आप रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखें तो वहाँ पर लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 50 मीटर। तो इस तरीके की ऊंचाइयाँ उसमें लिखी रहती है। इससे पता चलता है कि जब गाड़ी जाएगी तो कैसे जाएगी, वो ढलान से जाएगी गाड़ी। क्या जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ड्राइवर को वगैरह को अपनी स्पीड वगैरह को भी अपना मापना पड़ता है। कैसी स्थिति रहती है कि जब गाड़ी जाएगी तो आपको जैसे मान लीजिए एक स्टेशन 400 मीटर पर है, दूसरा 350 पे, तो उस पर लिखा जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर, दूसरा वाला 200 मीटर। तो क्या है कि इसका मतलब है कि जो रेल पटरी, जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया वो कैसा है, ढलान में है, और इसका मतलब जो ट्रेन जाएगी वो ढलान में जा रही है। तो ये स्थिति भी होती है, इसको आप समझिएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी है, सी लेवल से ऊंचाई मापी गई है, और पठार करीब 600 मीटर के आसपास होता है। लेकिन इस पठारों के ऊपर शहर भी स्थित होते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बेंगलोर को ले लीजिए, तो बेंगलोर की ऊंचाई आप देखें करीब 900 मीटर के आसपास है सी लेवल से, क्योंकि वो क्या दक्कन प्लेटो पर स्थित है। दक्कन प्लेटो आप नॉर्मल जब आप देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा बेंगलुरु की ऊंचाई दक्कन प्लेटो के ऊपर स्थित होने के कारण इसकी जो देखिए मैंने 600 मीटर बताया है, लेकिन ऐसा नहीं कि 600 मीटर ही होगा। आप अंतर पर्वतीय पठार भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, ये बोलीविया का पठार है, बोलीविया का पठार। बोलिविया यहीं पर एक कंट्री है ना जिसकी राजधानी लापाज है। तो बोलीविया का पठार एंडीज के बीच में, मान लीजिए जैसे एक ये पर्वत है और एक ये पर्वत है, तो इसके यहाँ पर स्थित है पठार। जिस तरीके से एंडीज ऊपर उठ रही, पठार भी ऊपर उठता चला जा रहा है। तो ये क्या पठार है, जिसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। इसके चारों तरफ पठार होते हैं, मतलब पर्वतों बीच में पठार हो, तो इसको हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। लेकिन ये कोई
ये पठार तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी हाइट 600 मीटर ही, अपवाद रूप से उसको समझ सकते हैं। या आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, आप ले लीजिए, आप चले जाइए जैसे तिब्बत का पठार ले लीजिए, पामीर का पठार लीजिए, ये भी ऊंचे हैं। तो ये चीज़ें होगी ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1000 मीटर लिखा है। देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग डाटा मिलता है। इसमें मैं बता दूं कि पहाड़ी और पठार में आखिर मतलब पर्वत में अंतर क्या होता है। 1000 मीटर से ऊंचे के पहाड़ों को हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। ये देखिए माउंटेन और हिल, हिल जो होती है वो 1000 मीटर से नीचे होती है, और जो माउंटेन होता है वो 1000 मीटर से ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, 1000 मीटर से ऊपर के बोला गया, उनको क्या बोल दिया गया, पर्वत बोल दिया गया। उससे नीचा है तो उसको बोल दिया गया हिल। अब जैसे जैसे आप जाएंगे तो ये ऊंचाई के हिसाब से वनस्पतियां वगैरह सब कुछ चेंज होती रहती हैं। जैसे आप यहाँ पर ऊंचाई पर गए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुलायम लकड़ी वाले, जिनकी मुलायम लकड़ी होती है वो वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। और ऊंचाई पर चलते चले जाएंगे तो देवदार वगैरह ऐसे पेड़ मिल जाएंगे जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हो। तो जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ेगी, ऊपर की वनस्पतियाँ भी बदलती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे हाइट के ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे हम हाइट पर जाएंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चलते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो अपना अपना धीरे धीरे वो क्या होगा, वो घटता चला जाता है। तो ये तो हो गई बात है जो मैंने बताया है। उच्चावच, उच्चावचों में जब बात आएगी तो मैदान भी अपनी तरीके से एक उच्चावच है, पठार भी उच्चावच है, हिल भी है, माउंटेन भी है। तो इनको आप समझ सकते हैं। अब एक किसी दिन मैं बताऊंगा रैन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई मैंने बताया क्या है, कोई मान लीजिए ये क्या है, समुद्र है, समुद्र ओशियन है। तो यहाँ से जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगी, जो जल है उसका वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलेगी। यहाँ से क्या होगा, भाप बनेगा, मतलब हवा ऊपर उठेगी, कन्वेक्शन करंट के जरिए उठेगी। और सीधी बात है हवा में नमी भी रहेगी। यहाँ से नमी जब हवा ऊपर उठाएगी तो यहाँ से जैसे जैसे इस पर्वत पर चढ़ेगी इस तरीके से, तो उसका टेम्परेचर घटता जाएगा। क्योंकि मैंने बताया 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते चले जाएंगे टेम्परेचर में गिरावट आएगी। और टेम्परेचर में जैसे गिरावट आती है, सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अर्थात जब किसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब घटती है तो बढ़ेगी तो तुरंत बारिश हो जाएगी। क्योंकि क्या होगी, 100% से ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे ही हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो बारिश होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब सापेक्षिक आर्द्रता का मतलब है किसी ताप पर और दाब पर, निश्चित ताप और दाब पर किसी हवा के द्वारा, या कहें कि वायुमंडल में जो नमी की अधिकतम मात्रा ही सापेक्षिक आर्द्रता होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, बारिश वगैरह हो जाएगी। क्या होगी, बारिश हो जाएगी। तो ये वाला क्षेत्र तो बारिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हवा में नमी अब बिल्कुल नहीं बची क्योंकि बारिश हो चुकी है। इस वजह से इसके दूसरे किनारे पर क्या होता है, रैन शैडो एरिया बन जाता है। किसी दिन मैं इसके ऊपर विस्तृत रूप से बताऊँगा। जैसे आप देखें तो महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई के आसपास तो खूब बारिश होती है, लेकिन जैसे मुंबई के पार आप जैसे जाते हैं पुणे वगैरह में, पुणे में चले जाइए, पुणे से थोड़ा और दूर बढ़ जाइए तो जो रत्नागिरी के आसपास की, मतलब कि जब वेस्टर्न घाट की जब पूर्वी ढाल जब देखते हैं तो वहाँ पर आपको बारिश वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, वो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। और जबकि उसके ठीक विपरीत आप पश्चिमी तरफ देखेंगे तो बारिश खूब होती है। आप पूरा पश्चिमी घाट ही ले लीजिए, खूब बारिश वहाँ पर होती है। आप कहीं पर भी ले, चाहे केरला का हो, आप चाहे ऊपर चले जाइए, आप गोवा का क्षेत्र लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, हर जगह बारिश होती है। लेकिन उसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ बारिश कम होती है। हालांकि दर्रों की वजह से थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन मुख्य रूप से वो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गई बात है जो मैंने बताया आपको। इनको आप समझ लीजिए, ये स्थल रूप के ऊपर के उच्चावच में बता रहा हूँ। अब थोड़ा महासागरों के अंदर की बातें हम देखते हैं। महासागरों के अंदर जब हम देखेंगे तो आप जान रहे हैं कि महासागरों के अंदर जब आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ये कोई स्थलखंड, ये स्थलखंड में आप देखेंगे तो धीरे से आप जाएंगे तो महासागरों के निमग्न तट आएंगे, निमग्न तट आएंगे। और महासागरों के अंदर भी क्या आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। उन पहाड़ियों को हम नितल पहाड़ी कहते हैं। और नितल पहाड़ियों के और आप जब देखेंगे तो गर्तें भी आपको देखने को मिलेंगी। गर्त का मतलब ये होता है कि कोई एक गहरी खाई जैसी होती है, खाई भी जिसको बोलते हैं, वो इसमें गर्त होती है। जैसे मेरियाना गर्त, रोमांस गर्त, दक्षिण सैंडविच गर्त, एलुसियन गर्त, और बहुत सारी गर्तें हैं। तो इनको अब जावा गर्त हो गई, प्यूर्टो गर्त हो गई, नरेश गर्त हो गई, केमन गर्त हो गई, बहुत सारी गर्तें हैं। तो ये गर्त हो गई, वो क्या हो गई, अंदर की एक गर्त हो गई। और यहीं पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा द्वीप, ऐसा भूखंड जो समुद्र के ऊपर निकल आया हो उसको द्वीप बोलते हैं। जिसके चारों तरफ पानी है उसको द्वीप बोलते हैं। ये भी क्या है, एक तरीके से उच्चावच है। और जब हम देखेंगे जब महासागरों के अंदर जब आपको पठार के जैसा दिखने को मिलेगा उसको जाइगर बोला जाएगा। पठार का मतलब ये ऐसे इस तरीके की आकृति हो जाए, उसको नीचे को जाइगर बोलते हैं।
और जब उसके नीचे जब हम और आएंगे तो मैदानी क्षेत्र भी देखेगा, उसको वितलीय मैदान बोलते हैं, वितलीय मैदान बोला जाता है मैदानी क्षेत्र को। तो ये सब चीज़ें महासागरों के अंदर की स्थिति होती है, और यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन महासागरों के अंदर की भी होती है। ऊंचाई की भी चीज़ें मैंने बता दिया है, और जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको आप देख सकते हैं, और इनको अप्लाई करके किसी महाद्वीप पर देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले महाद्वीप दिखेगा, महाद्वीप के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई जैसे कोई एंडीज पर्वत श्रेणी दिख रही है, एंडीज में भी आप देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपको पठार भी दिखेंगे, इधर मैदान भी देखेंगे, वर्षावन भी दिखेगा, नदियाँ भी दिखेंगी, और नदियों के बाद जब आप देखेंगे तो आपको यहीं पर आपको कोई डेल्टाई क्षेत्र भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपके लिए कोई नया इंस्ट्रक्शन टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। ऐसे ही जो नए नए आपके जो टॉपिक आते रहेंगे तो आपकी ज्योग्राफी उससे और भी मजबूत होती रहेगी। मैं इस तरह समझ लीजिए आप चुन चुन के टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ भूगोल की। जल्द ही कुछ समय बाद मैं शुरुआत करूँगा भूगोल के एक एक यूनिट उठाऊंगा। जब मैं उठाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी तो मैं क्लाइमेटोलॉजी को ख़त्म कर दूंगा, ओशिनोग्राफी उठाऊंगा तो उसको ख़त्म करूंगा। इस तरीके से भी हम लेकर के आएंगे, अर्बन क्लाइमेट वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। तो आने वाले समय में आपको जल्दी वो वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी, कुछ समय बाद इसकी शुरुआत होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।